नमस्कार। चलिए सीधा आज के मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। भारत में लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी स्थानीय शासन जमीन पर आखिर काम कैसे करता है। हम उन जटिल संवैधानिक नियमों को डिकोड करेंगे जो ये तय करते हैं कि हमारे जिलों और महानगरों में डेवलपमेंट की प्लानिंग कैसे होती है। और सबसे बड़ी बात, इन योजनाओं को पूरा करने के लिए फंड्स ऊपर से नीचे कैसे आते हैं। गांव से लेकर सीधे राष्ट्रपति की डेस्क तक ये कड़ी कैसे जुड़ी है, आइए समझते हैं। अब अगर हम सीधे संविधान के पन्नों में लिखे इन नियमों की बात करें तो शुरुआत में ये टेक्स्ट थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है। इसमें नगर पालिकाओं और समितियों के गठन के कई सारे नियम कानून हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, इसे हम बहुत ही आसान और बोलचाल की भाषा में डिकोड करने वाले हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम जिला योजना समिति के स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर महानगर योजना समिति की बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि राज्य विधानमंडल के क्या कार्य हैं, और अंत में हम इस पूरे सिस्टम की आर्थिक रीढ़ यानी वित्त आयोग और रिसोर्सेज पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की, जिला योजना समिति। आप इसे एक फाउंडेशनल टास्क फोर्स मान सकते हैं जो किसी भी जिले के ओवरऑल डेवलपमेंट और प्लानिंग का पूरा खाका तैयार करती है। अब यहाँ जो चुनाव का गणित है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। नियम बिल्कुल साफ है कि इस समिति के कम से कम 4/5 यानी 5/4 सदस्य इलेक्टेड होने ही चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि लोकतंत्र की असली आवाज प्लानिंग में मजबूती से शामिल होनी चाहिए। और सवाल यह है कि ये सदस्य आते कहां से हैं? तो जाहिर है, ये सदस्य जिला स्तर की पंचायत और उस जिले की नगरपालिकाओं के चुने हुए सदस्यों के बीच से ही आते हैं। और हाँ, यहाँ एक बेहतरीन बात यह है कि शहर और गांव की आबादी के अनुपात का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। मतलब जितनी आबादी उतना ही समिति में प्रतिनिधित्व। चलिए अब जिला स्तर से थोड़ा ऊपर उठते हैं और बात करते हैं हमारी महानगर योजना समितियों की। बड़े शहरों की अपनी अलग चुनौतियां होती हैं, इसलिए उनके लिए ये एक विशेष व्यवस्था बनाई गई है। महानगरों के मामले में ना ये चुनावी गणित थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ महानगर योजना समिति में कम से कम 2/3 यानी 2/3 सदस्य इलेक्टेड होने चाहिए। आंकड़ा जरूर अलग है, लेकिन लोगों की भागीदारी का बेसिक लॉजिक यहाँ भी बिल्कुल वही है। इस 2/3 हिस्से को चुनता कौन है? इन्हें नगर पालिका के सदस्य और महानगर क्षेत्र की पंचायतों के अध्यक्ष चुनते हैं। और बिल्कुल जिला स्तर की तरह ही यहाँ भी लोकल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन का पूरा ख्याल रखा जाता है, ताकि हर इलाके की आवाज सुनी जा सके। तो अगर हम दोनों की सीधे सीधे तुलना करें तो अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। जिले में आपको कम से कम 4/5 इलेक्टेड मेंबर्स चाहिए, जबकि महानगर के लिए ये न्यूनतम आंकड़ा 2/3 है। प्रशासनिक जरूरतें जैसे जैसे बदलती हैं, ये अहम संवैधानिक नियम भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, ये सारी समितियां हवा में तो काम नहीं करती। इस पिरामिड में थोड़ा और ऊपर जाने पर एंट्री होती है राज्य विधानमंडल की। यही वो संस्था है जो कानून बनाकर तय करती है कि इन लोकल बॉडीज को असल में करना क्या है। राज्य का विधानमंडल ही ये डिसाइड करता है कि जिला समितियों को कौन कौन से काम सौंपे जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, समिति के अध्यक्ष का चुनाव आखिर कैसे होगा, उनके चुने जाने का तरीका क्या होगा, ये सब कुछ राज्य के कानून द्वारा ही तय किया जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी कंपनी का स्ट्रक्चर होता है। ये समितियां ग्राउंड लेवल पे किसी फ्रंटलाइन टास्क फोर्स की तरह काम करती हैं। वो अपने एरिया का एक मास्टर प्लान बनाती हैं, एक ड्राफ्ट तैयार करती हैं और फिर फाइनल अप्रूवल के लिए उसे सीधे हेडक्वार्टर्स यानी राज्य सरकार के पास भेज देती हैं। और अगर बात महानगरों की हो तो राज्य सरकार के नियम थोड़े और ब्रॉड हो जाते हैं। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व तय करना या अलग अलग संस्थाओं के बीच तालमेल बैठाना शामिल होता है। लेकिन अल्टीमेटली सारी विकास योजनाएं फाइनल मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास ही जानी है। अब इस पूरी कहानी में एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल आता है। मान लीजिए प्लान बन गए, समितियां बन गईं, ड्राफ्ट भी ऊपर भेज दिया गया, पर भाई इन सब कामों के लिए, जैसे मोहल्ले में नई सड़क या पार्क बनाने के लिए, पैसा कहां से आएगा? आखिर यही तो वो फाइनेंशियल बैकबोन है जो इस पूरे सिस्टम को चलाती है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे आखिरी और सबसे अहम पहलू की, वित्त आयोग और संसाधनों का आवंटन। यही वो ढांचा है जो कागज पर बने इन मास्टर प्लान्स को हकीकत में बदलता है। संविधान का अनुच्छेद 280 यहां एकदम गेम चेंजर साबित होता है। ये सीधे तौर पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वित्त आयोग को एक खास जिम्मेदारी देता है कि वो राज्य के कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि को बढ़ाने के उपाय सुझाएं।
सोचिए, एक नेशनल लेवल का संवैधानिक नियम सीधे आपकी लोकल नगरपालिका की फंडिंग से जुड़ा हुआ है ना दिलचस्प? तो ये पूरा पैसों का फ्लो काम कैसे करता है? बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से। सबसे पहले राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिशें देता है। उससे राज्य के फंड में पैसा बढ़ता है और फिर उसी फंड से हमारी नगर पालिकाओं के खजाने में पैसा आता है। एक बहुत ही सुलझी हुई और मजबूत चेन है जो आपकी लोकल जरूरतों को स्टेट के खजाने से जोड़ती है। और इस पूरी वित्तीय श्रृंखला की जो सबसे ऊपरी कड़ी है वो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वित्त आयोग। मतलब नगर पालिकाओं को मजबूत करने के लिए जो भी उपाय किए जाते हैं उस पर देश के सबसे ऊंचे स्तर से निगरानी होती है और वो अपनी सिफारिशें देते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो इन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद एक बात जो सोचने वाली है, आपके मोहल्ले की एक छोटी सी सड़क का बनना भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की डेस्क तक जाने वाली इस अटूट वित्तीय श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। क्या हमारा जमीनी स्तर का पूरा विकास पूरी तरह से इसी लंबी चेन पर टिका है? ये सवाल हमें हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की गहराई पर सोचने के लिए मजबूर जरूर करता है। खैर, इसी सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।